Okay, very good morning to all of you and welcome back. So we are at the, not exactly end, but at the fag end of the discussion of this particular chapter, and that is on projectiles. तो 2D मोशन लगभग खत्म समझ लो. वो अलग बात है कि 2D मोशन के बाद शायद असली फिजिक्स स्टार्ट होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरे ख्याल से. दैट इज इन योर क्लास 11th आई मीन, ठीक है ना. गुड मॉर्निंग. लॉज ऑफ मोशन. तो उसके बाद हम लोग लॉज ऑफ मोशन पे ध्यान देंगे, बट अभी ऐसे नहीं कि 2D मोशन खत्म हो गया है. वी आर स्टिल मे बी 1 or 2 क्लासेस अवे फ्रॉम फिनिशिंग द टॉपिक, ठीक है ना. मे बी आज, मे बी कल तक शायद खत्म हो जाए, ठीक है ना. चलो, well, good morning message from Kartik Jindal and Yash has just mentioned कि एक कल का क्वेश्चन बचता है. हाँ बिल्कुल, उसी से स्टार्ट करेंगे, बल्कि that is where we are going to start today, don't worry, ठीक है ना. तो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ वेरियस पॉइंट्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है ना. अलग अलग पॉइंट्स पे प्रोजेक्टाइल मोशन में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो हम कैसे कैलकुलेट करें, है ना. तो इस पे मैंने एक क्वेश्चन दिया था, तो मे बी व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल गिव यू द क्वेश्चन अगेन, मे बी विद अ लिटिल चेंज ऑफ डेटा. कल वाला कर लेना अपने, है ना. तो क्वेश्चन इज लाइक दिस दैट सपोज आई से I have thrown a projectile with a speed of 100 meter per second and let's say at an angle of 53 degree with respect to the horizontal, ठीक है ना. And I'm supposed to find out the radius of curvature after 2 seconds. So the question is, find radius after 2 seconds. चलो, go ahead. We have started getting answers, and that is one answer we've just got, and that is 130 root 3 upon 3. Okay, this answer has come from Dhruv Shandilya, and Utkarsh Agarwal has given answer of 120. Okay, some more answers coming up in the pipeline, it seems. Range after 2 seconds मतलब वही कितना horizontal कितना करा वही. नहीं, range नहीं, radius of curvature है. अच्छा. This is radius of curvature. इस projectile motion का radius of curvature find out करना है after 2 seconds. That's the question. तो basically ऐसे हो गया. मान लो 2 सेकंड बाद यहाँ पे है तो जो इमेजिनरी सर्कल नहीं हो गए, कुछ 2 सेकंड बाद मान लो प्रोजेक्टाइल यहाँ पे, ठीक है ना. तो उस छोटे से आर्क वाले सेक्शन को अगर मैं एक सर्कल के अंदर फिट करता हूं तो कुछ ना कुछ बनेगा ना. तो वो सर कल आपने स्पीड 50 दी थी ना. कल स्पीड आपने 50 दी थी. कोई बात नहीं. आज 100 का दिया था. अच्छा, वो 50 के हिसाब से आंसर है. चलो कोई बात नहीं, 100 से दोबारा कैलकुलेट कर लो. सब लोग नए कर रहे हैं तो लाइक तुम भी कर लो.
है ना? Won't make much of a difference. Okay, now more answers are coming up. New answers rather. Aryan has given an answer. Utkarsh has given an answer. Dhruv has given an answer, and all have given different answers. Interesting. सबके थोड़े थोड़े अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं. Just waiting for maybe half a minute more, just for a little bit more responses on it. Can I get a few more responses? सर आपने वो बता दिया सर, मैं ज्वाइन नहीं हो रहा था अभी। सर आपने वो बता दिया रेट ऑफ स्पीड रिडक्शन। नहीं, वो अभी पूछा भी नहीं, अभी इसमें पूछूंगा। ओके सर। ये दो चीजें फाइंड आउट करना है। चलो ठीक है, I think now I've started getting a little repeat answers. Dhruv has given the answer as 520 root 13 by 3. Utkarsh 720 root 2. Aryan 360 root 2. Akshat 720 root 2. Utkarsh has now given the new answer of the speed reduction also. चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं, है ना? लेट्स स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट थिंग इज दैट वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड्स, तो लाइक v0 तो हो गया 60 i कैप प्लस 80 j कैप. इस बार एक बहुत बड़ा फायदा क्या हो गया, 2 सेकंड बाद ये वाला भी 60 हो जाएगा, तो यानी 60 i कैप प्लस 60 j कैप, दैट्स अ बिग एडवांटेज. यानी उस समय जो वेलोसिटी वेक्टर होगा उसका जो एंगल होगा वो होगा 45 डिग्री. सो देयरफॉर द वेलोसिटी वेक्टर विल बी एट 45 डिग्री. ठीक है ना? तो और वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल टू 60 रूट 2. Okay, Akshat has also given the answer to the second question, and that is rate of speed reduction. Dhruv has now changed the answer. Aryan has also given a new answer. चलो ठीक, तो ये हो गया V2. और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा ना कि एंगल 45 डिग्री हो. ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज हो. 45 डिग्री का फायदा क्या होगा कि अगर ये G हुआ 10, यानी इस तरफ का जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट होगा, है ना, वो कितना होगा? 10 cos 45, है ना? तो यानी क्या होगा? 10 by root 2. और इस तरफ का जो कंपोनेंट होगा वो भी हो जाएगा 10 upon root 2. ठीक है, देख लो, तो ये 10 है, इसके एक कंपोनेंट इधर हो गया 10 by root 2 और ये भी हो गया 10 by root 2. आई थिंक दैट्स इजी स्टफ. दैट्स बिकॉज ऑफ दिस 45 डिग्री. कल को कोई और एंगल होगा तो वो भी कैलकुलेट किया जा सकता है, तो cos थीटा sin थीटा तो कोई दिक्कत नहीं है ना. तो लाइक इफ द वेलोसिटी वेक्टर इज एट एन एंगल ऑफ थीटा, तो ऑब्वियसली फिर ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये थीटा होगा, तो ये एक्चुअली है इक्वल टू g cos थीटा, where थीटा इज द एंगल ऑफ दिस वेक्टर. यानी थीटा अगर वेलोसिटी वेक्टर का एंगल हुआ ना, तो ये हो गया g cos थीटा, ये हो गया g sin. तो देखो अगर मान लो 45 डिग्री बाय चांस नहीं भी हुआ, चलो ये तो खैर अच्छी बात है कि 45 डिग्री हो गया तो कैलकुलेशन आसान होगा, बट अगर 45 डिग्री नहीं भी हुआ तो कोई बहुत मेजर कुछ कैलकुलेशंस नहीं है. फ्रॉम दिस वेक्टर वी कैन गेट थीटा और मींस tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा, एवरीथिंग. तो एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट रेडी मेड. तो ये g cos थीटा, ये हो गया g sin.
This is actually equal to g sin theta, which in this case is equal to 10 by root 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये भी 10 by root 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये g cos with theta 45. अब क्या देखो कि वेलोसिटी तो आ गया, अब ये जो एक्सेलरेशन है that is actually equal to 10 by root 2, बट अगर हम उसको सर्कुलर मोशन की तरह इंटरप्रेट करते हैं तो क्या आता है, v स्क्वायर बाय r, तो v तो 60 रूट 2, यानी 60 रूट 2 होल स्क्वायर बाय r, सो है ना, is equal to what, this one, that is 10 by root, है ना, तो 10 upon root, that's यानी आ जाएगा इक्वल टू 7200 by r is equal to 10 by root 2, ये कैंसिल हो गया, यानी r is equal to 720 root. चलो, so all those who have got the answer is 720 root 2 are definitely correct. चलो, Sir, good. this g sin theta is the tangential acceleration. हाँ, g sin theta is the tangential acceleration and g cos theta is the radial acceleration as per the circle that I have drawn, है ना, क्योंकि ये पैराबोलिक कर्व है तो एग्जैक्टली रेडियस कहना नहीं चाहिए, क्या है ना, उस पैराबोलिक पार्ट के छोटे से सेक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो सर्कल उसकी जो रेडियस है उसके अलोंग जो एक्सेलरेशन है उसको हम रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं, तो रेडियल एक्सेलरेशन हो गया g cos थीटा और ये होगा g sin थीटा. नाउ व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर. अगर थीटा को वेलोसिटी वेक्टर का एंगल मानो, ठीक है ना, उस थीटा के हिसाब से ये g cos थीटा. अभी फिलहाल क्योंकि 45 डिग्री है तो देयरफॉर क्वेश्चन आसान होगी, लेकिन मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने थीटा के टर्म्स में v लिखा, तो वहां का वेलोसिटी अगर v होता है, जो भी v है मतलब वो तो निकल जाएगा, तो v स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू g cos थीटा, जो कि इस केस में ये आ गया. यानी इसका जो जनरल फॉर्म है वो होगा v स्क्वायर या vt स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू g cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर. ये मैं जनरल एक्सप्रेशन बता रहा हूं, एट टाइम t with respect to horizon. Now I think we are more or less generalized, है ना? I think now we are more or less generalized. ये आ गया vt square by r is equal to g cos theta and hence you can find out the angle. अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, रेट ऑफ स्पीड रिडक्शन. एक्चुअली देखो इस केस में जो एक्सेलरेशन हो रहा है उसमें दो पार्ट्स, एक है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो कि हो गया g sin थीटा, जो कि इस केस में 10 by root, और एक है रेडियल एक्सेलरेशन जो कि इस केस में बाय चांस वो भी 10 by root. ये तो बाय चांस की बात है, कल को ये g cos थीटा होगा g sin थीटा. Now what is the tangential acceleration actually? This tangential acceleration is representing the rate of speed reduction. Mind you, this tangential acceleration is the rate of speed reduction. So this acceleration is the rate of speed reduction. जो कि इस केस में क्या हो गया 10 by root 2 यानी 5 root 2. So therefore इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड वाले का आ गया 5 root 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. बट इन जनरल क्या हो जाएगा, g sin थीटा where theta is the angle of the velocity vector, वही सेम चीज, ठीक है. तो therefore now you can look at it. तो therefore speed reduction के आंसर दो जने ने करेक्ट दिए हैं, अक्षत is given and also उत्कर्ष is given, और रेडियस का आंसर तो खैर अब कई लोगों ने आंसर दे दिए, ध्रुव, आर्यन, अक्षत, आर्यन ने पहले मिस्टेक किए थे वैसे, बट चलो मैं भी कैलकुलेशन मिस्टेक, ध्रुव ने भी आंसर बाद में चेंज किए, लिटिल बिट ऑफ मॉडिफिकेशन है, ठीक है ना. चलो ठीक, दैट्स गुड, ठीक, इट्स डन. ओके, लेट्स मूव ऑन नाउ. ठीक है, दैट वाज अबाउट रेडियस ऑफ कर्वेचर. Now I give a little different question, I mean, similar but slightly different, and that is, ये एक प्रोजेक्टाइल है 50 मीटर पर सेकंड 53 डिग्री, ठीक है. ये भी एक प्रोजेक्टाइल है बट ये 100 मीटर पर सेकंड बट सेम एंगल 53 डिग्री. क्वेश्चन इज, दिस इज प्रोजेक्टाइल 1, दिस प्रोजेक्टाइल 2. तो मैं इसका प्रोजेक्टाइल 1 मान रहा हूं
और इसको प्रोजेक्टाइल 2 मान लो, ठीक है, डन. आई डोंट थिंक दिस इशू. क्वेश्चन इज फाइंड आउट द रेडियस ऑफ कर्वेचर when of 1. So radius of curvature of first projectile when the two move perpendicular to each other. ठीक है, तो यानी एक स्टेप और आगे कर दिया क्वेश्चन को, एंड दैट इज दो प्रोजेक्टाइल्स है 50 मीटर पर सेकंड 53 डिग्री, 100 मीटर पर सेकंड 53 डिग्री. क्वेश्चन इज find out the radius of curvature of the first projectile when the two are moving perpendicular to each other. ठीक है, चलो go ahead. Maybe we can take up somebody. I mean, Ishita, can you be on air, bete? Ishita. Yes, sir. Can you tell me what's your plan? Solution planning. I mean, in your solution plan, what is the first step? What are you planning? I mean? Sir, first I will try to find out the time when both will be perpendicular. I understand, and that's exactly what I want to know. How do you find out? How do you want to find out? So let the time be t, and then the velocity vectors I will find out, and then their dot product will be equal to 0. Okay. चलो ठीक है, done. So go ahead and do the rest. उत्कर्ष से इसकी values तो बड़े बेकार से आ रहे हैं. Actually तो यही problem हो जाता है कि क्योंकि you know it's not that I have solved it before and I've given, है ना, तो हाँ थोड़ा जी सा सर, काफी वैसी वैल्यूज आ रही है. अच्छा अच्छा. सर जैसे टाइम की दो वैल्यूज आ रही है, मतलब 2 बार परपेंडिकुलर होंगे वो. टाइम के 2 वैल्यूज आ रहे हैं. यस सर. चलो देखता हूँ. देखो पहली बात तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, है ना, तो यानी 60 आई कैप, सॉरी 30 आई कैप, है ना, प्लस 40 माइनस 10t जे कैप. ठीक है, और दूसरे का हो गया माइनस 60 आई कैप प्लस 80 minus 10t j cap. So what we can possibly do in this question is that we might take some rough values that we done. अभी velocity vector जो है ये दोनों के डॉट प्रोडक्ट 0 करेंगे, है ना, यानी माइनस 1800 प्लस अब दोनों का प्रोडक्ट, यानी क्या हो रहा है, बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है ना. तो कैसे मिलेगा ना, ये हो गया 3200, ठीक है, फिर माइनस 80t, फिर माइनस 40t प्लस 100t स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सर माइनस 400t और माइनस 800t नहीं होगा? हाँ 800 और 400, ठीक है ना. So what we can easily do is that we can cancel out obviously the hundreds. तो थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन होंगे, बल्कि ये 100 तो पूरा कैंसिल ही हो जाएगा, है ना. t square minus 12t plus 14 equal to 0. t स्क्वायर माइनस 12t ना प्लस 14
इक्वल टू 0। तो इसके जो सोल्यूशन आएंगे, है ना, इसके जो सोल्यूशन आएंगे, तो दो सोल्यूशन आएंगे ऑब्वियसली, ठीक है। अब देखो क्या है ना कि बिकॉज आई हैव नॉट गिवन एनी थॉट आउट वैल्यूज, तो थोड़े से अजीब से आ रहे हैं, बट देन एग्जाम में ऑब्वियसली वो क्या करेंगे ना, कुछ कुछ पहले से सॉल्व कर लेंगे, सो दैट यू विल गेट सम वैल्यूज लाइक t is equal to 4 seconds, है ना, 3 seconds, कुछ ऐसे आएंगे। पर चलो कोई बात नहीं, डजंट मैटर। देन इट 12 plus minus b square, that is 12 plus square minus 4ac, है ना, तो minus 56 by 2. So that's what we're getting finally. ठीक है, तो जो भी है इससे t का वैल्यू आ गया। Now because it's like too much of a difficult time, I mean, so therefore I don't think it will be worth to get to the detailed solution, but I think once we've got t, now what would be the follow up, है ना, so 12 यानी 6 plus minus something you will get, 12 plus square, तो like 36 minus 14, है ना, then you root under कुछ 22 take, anyway, so what you're getting is that they will be two values, ठीक है ना, देख लो, ठीक है। वो एक्चुअली पता है क्या हो रहा है, थोड़ा सा एक बार वैल्यूज चेक करो। अभी अगर देखोगे तो 37 और 37 यानी द वैल्यू इज 74, तो पता है क्या हुआ होगा, दो वैल्यूज क्यों आ रहे हैं जरा सोचो। अगर ऐसे दिया ऐसे दिया, तो देखना एक तो यूं होगा, ऐसे करके 90 डिग्री, ठीक है, दिस इज ड्यूरिंग क्लाइंब, ये क्लाइंब के दौरान, ठीक है। फिर देखना ये दोनों ऐसे आएंगे कभी ना, तो फिर ये एक और ऊपर, ये एक और 90 डिग्री। तो ये जो एक सवाल आया था अभी कि ये दो बार क्यों आ रहा है, तो दो बार का पॉसिबिलिटी तो देखो है, और ये दो बार हमेशा ही होगा। आई विल टेल यू वेयर द डिफरेंस इज। द डिफरेंस इज दैट कभी कभार दो बार नहीं होगा, थोड़ा समझो, कभी कभार जो है दो बार नहीं होगा। कब नहीं होगा, एंगल अगर मान लो ऑलरेडी स्टार्ट ही कर रहा, सपोज 90 डिग्री से ज्यादा से, जैसे अभी मैंने 53 दिया, तो लेट्स अंडरस्टैंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ टू एंगल्स, सॉरी 2 टाइम्स इन विच एंगल इज बिकमिंग 90 डिग्री, वो पहले समझ ले। तो वो इस बार ये हो रहा है कि स्टार्ट हो रहा है 74 डिग्री से, तो थोड़ा सा डाइवर्ज करेंगे, तो डाइवर्ज करते 90 डिग्री हुआ, हो गया ना, ये हो गया ड्यूरिंग क्लाइंब। अब फिर ऐसे करके दोबारा देखो, मतलब है ना, ऐसे करके यूं बनेगा, तो फिर वो एक बार और 90 डिग्री बनता है, तो दैट इज व्हाई इट इज हैपनिंग ट्वाइस। लेकिन अगर स्टार्टिंग एंगल ज्यादा करते, जैसे अगर 53 ना करके अगर मैं 37 करता, फिर देखना क्लाइंबिंग वाला होता ही नहीं, फिर एक ही वैल्यू आता, ठीक है ना। तो अगर 37 करते तो देन इट वुड हैव बिकम व्हाट, 106 डिग्री टू स्टार्ट ऑफ विद, है ना। अगर मान लो ऐसे स्टार्ट करो यूं, तो देखना क्लाइंबिंग के टाइम नहीं होगा, क्योंकि क्लाइंबिंग के टाइम का जो एंगल है वो ऑलरेडी 106 है, यानी 90 पार कर चुका है, तो देयरफॉर वो मौका नहीं मिला। तो फिर क्या होगा ना, ऐसे ऐसे, तो वो जो है मतलब बाद वाला 90 डिग्री मिलेगा, तो देन यू विल गेट वन एंगल। बट एक चीज और ध्यान रखना, सर टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सोचो कि एक सोल्यूशन आएगा, सोल्यूशन तो दो ही आएगा, इट इज जस्ट दैट वन ऑफ द टाइम यू विल गेट नेगेटिव, ठीक है ना। क्योंकि अगर अभी 37 डिग्री है, तो यानी ये भी तो प्रोजेक्टाइल कभी ऐसे था, और अगर ये 37 है, ये भी तो प्रोजेक्टाइल कभी ऐसे था, यानी क्लाइंबिंग के दौरान भी कभी ना कभी ये भी तो 90 डिग्री रहे होंगे, पर वो टाइम ऑफ प्रोजेक्शन यानी जिस समय हमने थ्रो किया था उसके पहले हुआ हो, क्योंकि कर्व तो कर्व है ना, तो दैट इज द पॉइंट है। तो देयरफॉर हमेशा ही दो आंसर से आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, लेकिन क्या है कि कई बार आएंगे कि आंसर दोनों ही आएंगे पॉजिटिव डोमेन में, तो वो कब होगा ना, अगर मान लो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री से कम से स्टार्ट किया, ठीक है ना, तो इन दैट केस दो आंसर्स आएंगे, मतलब दोनों पॉजिटिव आएंगे। और अगर 90 डिग्री से ज्यादा से स्टार्ट किया, तो इन दैट केस एक आएंगे पॉजिटिव, एक आएंगे नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला छोड़ दो। बट इसमें एक और कैच भी है, अब अनफॉर्चुनेटली ये टाइम बहुत बेकार सा आया, ठीक है ना, बहुत बेकार सा आया हुआ है। मतलब ये कितना आ रहा है देखो, 6 अगर मैं 22 वाला लेता हूं तो दैट वुड बी लाइक 10.7, मतलब 5 से थोड़ा कम, तो मे बी 10 पॉइंट समथिंग। अब ये भी इंपॉर्टेंट है,
मैं बताता हूं कैसे, कि इसमें तुम लोगे कौन सा आंसर, 6 प्लस √22, 6 माइनस √22। क्या 2 बार सॉल्व करोगे क्वेश्चन को इस केस में? सर 6 माइनस √22 लेंगे 6 माइनस 2 वाला लेंगे, 6 प्लस वाला क्यों नहीं? सर, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब उसमें हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा है। यानी समझ लो कि just because you have got 2 answers does not mean that you are supposed to solve it twice also. आंसर एक ही से आने वाला है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी। क्यों? क्योंकि 6 माइनस 2 √22, चलो जो भी है, 6 प्लस 2 √22 इज अप्रोक्सीमेटली 10 पॉइंट सम। और अगर इस प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट देखते हो, इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो है 8 सेकंड्स, है ना? 53 डिग्री तो 40 यानी 8 सेकंड्स का टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी इस क्वेश्चन में भी just because we have got 2 answers does not mean that we will have 2 solutions. We will have solution with only one of them, and that is 6 minus √22. चलो ठीक है, ये तो थोड़ा सा वैल्यूज अच्छे से नहीं आए। Maybe you know what we can do is that we can approximate a little bit. ये 4 point something आएगा, 4.8 के आसपास कुछ लगा लो, तो around 1.2 seconds approximately around, ठीक है ना? Approximately 1.2 सेकंड बाद तुमको चीजें कैलकुलेट करना, ठीक है? तो 1.2 सेकंड बाद तो फिर यू नो वी विल गेट द वैल्यूज आल्सो। जैसे अगर मैं इसका ही देखता हूं तो 1.2 मतलब 12 माइनस कर लो, ये आ जाएगा 28, है ना? तो जस्ट सोचो एक चीज कि अगर मान लो, चलो इसको 1.2 छोड़ो, लेट्स टेक इट एज अप्रोक्सीमेटली 1 सेकंड, लेट्स राउंड इट अप टू लेट्स से अप्रोक्सीमेटली 1 सेकंड, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन हमें। तो इन दैट केस तो बहुत अच्छा हुआ ना, ये 10 हो गया, 30 i cap plus 30 j cap, so now it has become almost the same question as what we have already done, है या नहीं? यानी 45 डिग्री हो गया, फिर वही g by √2 और v square by r, v तो आ ही गया 30 √2। मतलब मैं एक वैल्यू बता रहा हूँ, इसको हमने अप्रोक्सीमेटली 1 सेकंड ले लिया। आई नो इट्स नॉट ट्रू ऑफ कोर्स, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशंस हमें, तो हमने अप्रोक्सीमेटली 1 सेकंड ले लिया। तो इन दैट केस क्या हो गया, वेलोसिटी 30 √2 आ गया, और पाई r, तो 30 √2 का स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू g by √2 यानी 10 by √2। तो यानी अप्रोक्सीमेट जो है तुम वैल्यूज भी चाहो तो निकाल सकते, ठीक है? आई होप यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, चलो, सो दैट वाज अबाउट योर कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब दूसरा एक पॉइंट भी था कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। तो इस बार डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन भी 2 बार तो नहीं निकालना है, एक ही बार निकालना है। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, दोनों के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख लेंगे, तो वो तो हमें पता ही है ना? हॉरिजॉन्टल का तो t इक्वल टू अगर 1 सेकंड होता है तो ये 60 into सॉरी ये 30 into 1 और ये 60 into 1, तो उतना ही डिस्टेंस कवर करेंगे। और वर्टिकल वाले के लिए u sin थीटा माइनस हाफ g स्क्वायर का डिफरेंस, तो यू नो हॉरिजॉन्टल वाला ऐड और वर्टिकल वाला माइनस करके x और y आ गया, तो सेपरेशन क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आई थिंक दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डन अर्लियर आल्सो, सो आई थिंक वी कैन स्टॉप देयर। तो मैंने एक अप्रोक्सीमेटली मोटा-मोटा 1 सेकंड पे कैलकुलेशन बताया, बट ऑब्वियसली एग्जाम में क्या होता है कि दे विल वर्क इट आउट एंड गिव एन आंसर व्हिच विल बी लाइक रीजनेबल। लेकिन इसमें 2-3 चीजें हमने लेसन ऑफ यू नो सीखा है। नंबर 1 इज दैट कि इन जनरल एंगल्स 2 बार होते हैं, ठीक है? हाउएवर दोनों बार का आंसर हमें लेना है या नहीं लेना विल डिपेंड, क्योंकि एक सिचुएशन होता है कि एक टाइम नेगेटिव एक पॉजिटिव आ गया, तो चलो वो तो ऑटोमेटिक निकल गया, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो जो पॉजिटिव आंसर है वो भी वैलिड है, क्योंकि हमें एक डबल चेक और करना पड़ेगा, और वो है दोनों के टाइम ऑफ फ्लाइट के साथ भी मैचिंग होने चाहिए। तो वो जो टाइम आ रहा है, चाहे दोनों पॉजिटिव आ जाए, चाहे एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आ जाए, है ना, वो टाइम ऑफ फ्लाइट के साथ मैच करेंगे, तब जाके हम फाइनली सॉल्व करेंगे। अदरवाइज देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज एंड मोर देन वन ऑप्शन टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, इन्हीं छोटे-छोटे चीजों पे कई बार हम लोग अटक जाते हैं, ठीक है ना? चलो, आई थिंक लेट्स पुट अ स्टॉप देयर, लेट्स पुट अ स्टॉप देयर। जस्ट गिव मी अ सेकंड। आर्यन, कुछ गड़बड़ हो रहा है? बार-बार ऑन एंड ऑफ हो रहा है तुम्हारा? चलो, एनीवे, that was the first discussion, I mean, the radius of curvature, mutually projectile, perpendicular, but then देखो क्या है ना कि ये सब चीजों का एक्सपीरियंस पहले से हो ना, तो then you know कि क्या होगा। अगर एग्जाम में ना हम सोचने लगते, अरे बाप रे 2-2 आ गया, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ, तो
वो चीज अब क्लियर हो गया कि हाँ ऐसे आने वाले हैं। अब लेना कैसे है, नहीं लेना कैसे है, उसमें क्या क्या चीजें सोचना होता है, क्या क्या चीजें हमें केयरफुल रहना पड़ता है, रेंज वगैरह, टाइम ऑफ फ्लाइट, वो सब भी देखना पड़ता है। तो those are things which we have learned from the experience of this question, and I hope now that you've experienced it, we can solve the question also. चलो, so because it was almost a repeat of the earlier one, तो इसलिए उससे आगे डिटेल में नहीं गया, but I'm sure you must have absorbed the ideas. ठीक है? Next question is like this. These are basically staircase type of questions. जैसे मान लो मेरे पास एक staircase है, large number of steps are there, or rather I should say as many steps as you need, that is there. ये सारे steps 7 meters के, थोड़ा सा step का numbering जरा देखो. This will be considered the first step. So this will be considered the first step. This will be considered the second step. This is the third step, and so on. मैं बिल्कुल edge पे horizontally एक projectile throw कर दिया with let's say speed of suppose 30 meter per second. ठीक है? तो question is which step will it hit and the coordinates of the landing point. So number one is which step does it hit? Second is coordinates of landing point. Go ahead. Side. सारे 7-7 मीटर के हैं, 7-7 मीटर के स्टेप्स हैं, और 30 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, ऑब्वियसली. In that case, you have to find out the step number and also the coordinates of the landing point. चलो, go ahead, start. Shashwat has given an answer that is 351.56. ये शायद पिछले क्वेश्चन का आंसर था. यस सर, वो पिछले क्वेश्चन में भी था बस. चलो, ठीक है, मैं भी देखता. चलो, कोई बात. We have started getting some answers. Shiv has a different answer. Akshat has a different answer. Yug has given a different answer, and like they're pretty wide apart. Anybody else? I mean, थोड़ा सा और answers के turn आने चाहिए. Okay. The different answers that are coming up are like 25th step, second step, 5th step, and 26th step. So like 25 and 26 are close by. Baki second or 5th step to like quite far apart. Okay. I think now let's start. 4-5 answers आ चुके हैं.
इस बार पता क्या करेंगे, इस बार भी हम इसको प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन वाले अप्रोच से सॉल्व करेंगे. आई थिंक दैट वुड बी गुड. So now slowly answers are converging to either the 25th or 26th step. चलो ठीक है. The projectile path equation will be the approach again. तो लाइक अगर मैं इसको ओरिजिन मान लेता हूँ, प्रोजेक्टाइल जहां पे स्टार्ट होता है उसी को हम हमेशा ओरिजिन मानते हैं. तो अगर मैं इसको ओरिजिन मान लेता हूँ, इन दैट केस थ्रो तो हॉरिजॉन्टल किया, देन वो y is equal to x tan theta minus gx square वाला. तो प्रोजेक्टाइल का जो इक्वेशन बनेगा ये वाला, वो क्या हो जाएगा ना, x tan theta तो 0, तो gx square है ना, then 10x square by 2u square. U square is like 900 into cos square theta which is 1 है ना. यानी आ जाएगा इक्वल टू y is equal to minus x square by 180. ठीक है. So y is equal to x square by 180 with a minus sign. ये हो गया प्रोजेक्टाइल का पाथ इक्वेशन. I think that's pretty obvious. अब हम देखेंगे इसके इक्वेशन, इनके एजेस को ज्वाइन करके. तो फॉर्चुनेटली क्योंकि ये 777777 वाला है, तो यहाँ पे एक फायदा हो जाता है. क्या, ये सारे ये जो एंगल है ये 45 डिग्री बिलो द एक्स एक्सिस है, यानी इसका इक्वेशन हो गया y is equal to minus x. ये बहुत बड़ा फायदा हो है ना. तो यानी अभी प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन और जो स्ट्रेट लाइन है ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे. तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा होगा मुझे नहीं पता, जो भी पॉइंट होगा तो उसमें दोनों को इक्वेट कर देंगे, यानी माइनस ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ x स्क्वायर बाय 180, यानी x का वैल्यू आ गया 180. अब आ जाओ स्टेप नंबर. तो स्टेप नंबर के लिए क्या करेंगे, ऑब्वियसली 7 से डिवाइड करेंगे, है या नहीं. तो 7 से अगर डिवाइड करता हूं, यानी स्टेप नंबर n will be equal to 180 by 7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना. अगर ये वाकई ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है, जैसे मान लो अगर कुछ, जैसे ये तो खैर 7 का मल्टीपल नहीं है, बट मान लो आता, तो यानी क्या होता है, एज ऑफ द स्टेयरकेस पे हिट करता, बट ये एज पे नहीं होगा, इसलिए इसको +1 कर देंगे. ठीक है ना. तो इसलिए इस बार क्या हो जाएगा ना, इसमें +1 भी. ठीक है. तो आई थिंक नाउ वी कैन गेट आंसर. So we will get it as 7. So like 240 means 5 point something. तो point something मतलब इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया, 25. ग्रेटेस्ट इंटीजर 25 हो गया. अच्छा, इसके रीजनिंग समझो. रीजनिंग ये है कि जैसे मान लो अगर ये x = 10 पे हिट करता, थोड़ा सोचो, अगर x = 10 होता तो यानी फर्स्ट स्टेप पार करके सेकंड स्टेप, तो अगर मैं 10 को 7 से डिवाइड करता तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला +1 कर दो. अगर मान लो x = सपोज 14 से ज्यादा, मान लो लेट्स से 16 होता, तो अगर x = 16 होता, थोड़ा सोचो, अगर x = 16 होता तो डिवाइडेड बाय 7 करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग, लेकिन हम लेंगे थर्ड वाला स्टेप, है ना. 2 पॉइंट समथिंग होता थर्ड वाला. तो यानी बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा इज दैट जो भी आंसर x कोऑर्डिनेट का आया है उसके साथ हम ऐड करेंगे, है ना. हम उसको सॉरी 7 से डिवाइड कर देंगे, स्टेप के विड्थ से डिवाइड कर देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे ना, एक नंबर ऐड कर देंगे अगर प्रॉपर डिविजिबिलिटी नहीं है तो. और अगर डिविजिबल है तो इन दैट केस एज, अगर मान लो आंसर 7 होता, x = 7 होता सपोज लेट्स से, तो फिर फर्स्ट स्टेप होता, फर्स्ट स्टेप का एज. x = 14 होता तो सेकंड स्टेप का एज, फिर ये +1 नहीं होगा. ठीक है ना. सो दिस इज इफ रिमाइंडर is not equal to 0, यानी अगर रिमाइंडर नॉन जीरो है तो इन दैट केस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन +1, यानी इस केस में हो गया इक्वल टू 26 स्टेप. तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे आंसर्स 25 आए हुए हैं, अब धीरे धीरे एक आध 26 भी आने लगे हैं. पर यू हैव आल्सो चेंज द आंसर. चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, आई हैव गॉट योर दिस थिंग. तो लाइक सर मैं कह रहा था इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं सर. मान लो जैसे nth स्टेप पे गिरेगा वो सर, तो उसका जो वर्टिकल डिस्टेंस हो जाएगा वो 7n हो जाएगा, तो 7n = ½ g. मैंने भी ऐसे किया है. नहीं, उसमें थोड़ा रिस्की हो जाता है. ठीक है ना, ये थोड़ा रिस्की हो जाता है क्योंकि थोड़ा सा ऊपर नीचे है ना, तो देयरफॉर वो मेथड रिस्की हो जाएगा. ये एकदम बिल्कुल सेफ एंड साउंड है, इसमें कोई डाउट नहीं, डिबेट नहीं, कुछ नहीं.
सर उसमें क्यों हो जाता है सर, क्या हो जाता है? नहीं तो तुमको तो एक्स कोऑर्डिनेट तो नहीं पता ना। नहीं वो 7n हो जाएगा ना सर वो। हाँ फिर सर फिर हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया n की टर्म्स में। नहीं तो टाइम ऑफ फ्लाइट को कैसे कैलकुलेट करोगे? वो एन के टर्म्स में मतलब एक्स कोऑर्डिनेट लिखी ना कैलकुलेट कर। नहीं सर, जैसे नहीं वर्टिकल सर, हाइट सर y वेलोसिटी 0 है ना, तो हाफ gt स्क्वायर से आ जाएगा हाँ n जी की सर, टर्म्स वो में। 7n। हाँ ठीक उसके है, बाद तो वो तो सब कुछ एन के टर्म्स में आ रहा है अभी। और फिर हाँ सर, किसी और तो चीज से फिर सर 30 उसके बाद सर 30 रेंज को टाइम ऑफ इक्वेट कर फ्लाइट। देंगे 30 हाँ इंटू तो t वो एक्स करके, के तो साथ सर इक्वेट उससे। कर। नहीं नहीं, वो एक्स के यस साथ सर मतलब सर बेसिकली व्हाट यू मतलब आर तो डूइंग इज दैट। हाँ मैं समझ गया। देखो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज दैट टाइम निकाला वाई कोऑर्डिनेट से और उसके बाद फिर एक्स कोऑर्डिनेट से इक्वेट करोगे ही ना। अब वहां पे एक यस दिक्कत सर। क्या है कि एक्स कोऑर्डिनेट इज नॉट एग्जैक्टली नोन है। तो एक्स कोऑर्डिनेट तुम बेसिकली एज के साथ इक्वेट करोगे, है ना। और वो तो इधर कहीं पे हिट कर सकता है, मान लो यहाँ पे कहीं पे। तो वहां पे एक छोटा सा चांस ऑफ एरर रह जाता है कि थोड़ा सा भी डेसिमल आगे पीछे हुआ ना, तो मे बी इट विल जस्ट क्रॉस ओवर, या मे बी इट विल रिमेन बिहाइंड एंड हिट द एज ऑफ द अदर स्टेप। तो एक छोटा सा रिस्क फैक्टर रह जाता है। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारा आंसर गलत आएगा, बट तुम्हारा आंसर 98% चांस है कि सही आएगा। लेकिन एक छोटा सा चांस ये भी है कि हो सकता है कि वो आंसर ना आए। दैट्स व्हाई आई वुड अवॉइड द रिस्क टेकिंग इन दैट। और कोई बात, ठीक है ना, ये चीज। और कोई बात, इट्स नॉट दैट यू विल ऑलवेज गेट अ रॉन्ग आंसर, नो। आई एम ओनली सेइंग उसमें थोड़ा सा रिस्क रह जाता है कि बिकॉज अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू इक्वेट विद एक्स कोऑर्डिनेट एंड दैट एक्स कोऑर्डिनेट इज अ इंडेफिनिट थिंग। इनफैक्ट देखो सेकंड क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लैंडिंग पॉइंट। अब इसमें भी एक फायदा हो गया, पता है क्या, कि देखो ये शायद बीच में कहीं पे हिट कर रहा है, और इस बीच वाले पॉइंट से एटलीस्ट एक चीज कंफर्म हो गया, ये 26 स्टेप है। तो 26 स्टेप के एक्स कोऑर्डिनेट तो मुझे नहीं पता, बट 26 स्टेप का वाई कोऑर्डिनेट मुझे पता। ये बहुत बड़ा फायदा हो गया। तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ गया, 26 स्टेप है, यानी अब मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालूंगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 into h, h मतलब 26 into 7 by 10। ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, और एक्स एक्सिस के अलोंग द वेलोसिटी द कांस्टेंट है 30। तो देयरफॉर उस 26 स्टेप का अब एक्स कोऑर्डिनेट में कंफर्म बता सकता हूं। So therefore the x coordinate of that 26 step will be horizontal velocity 30 into under root of ये वाला 2 into 26 into 7 by 10। देखो ये अप्रोच ना बिल्कुल सिस्टमेटिक है और बिल्कुल सेफ एंड साउंड है। वो जो अप्रोच बता रहे हो उसमें 98% चांस है कि आंसर सही आएंगे, बट एक 2% चांस ये भी है कि थोड़ा सा भी अगर डेसिमल ऊपर नीचे होता है ना, तो वहां पे हो सकता है कि वो प्रीवियस स्टेप पे हिट कर जाए और वो चीज तुमको ना पता चले। इट्स अ वेरी स्मॉल थिन रिस्क है, वेरी थिन रिस्क। मोस्टली यू विल गेट इट राइट, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट देखो इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि कभी भी कोई आंसर के गलत होने का कोई स्कोप, क्योंकि मैं ऐसे कोई इनडेफिनिट चीज इक्वेट ही नहीं कर इस केस, और उसमें एक इनडेफिनिट चीज को इक्वेट कर रहा हूं, तो वहां पे छोटा सा अगर एरर हो जाए कहीं पे, तो दैट माइट बी अ लिटिल बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। अनसर्टेनिटी एक फैक्टर है, इसमें कोई अनसर्टेनिटी फैक्टर नहीं। So that's why I said that this would be a more powerful and a better method for the sake, ठीक है ना। चलो आई थिंक लेट्स नाउ मूव ऑन, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन को मैं चेंज करके भी दे सकता हूं। अब जैसे मान लो ये 30 मीटर पर सेकंड किया मैंने, अब मान लो मैंने इसको कर दिया 50 विद 53 डिग्री। अब क्या होगा, अब ये क्वेश्चन थोड़ा और कठिन हो जाएगा, थोड़ा सा, है ना, क्योंकि अब तो ये वैल्यूज बदल जाएंगे और ये इक्वेशन भी बदल जाएंगे, है ना। सो नाउ द इक्वेशन इज गोइंग टू चेंज। इक्वेशन ऑफ द स्टेयरकेस डज नॉट चेंज, वो तो वही y इज इक्वल टू -x होगा, लेकिन इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल अब चेंज हो जाएगा। यानी क्या होगा, अब एक इक्वेशन रीड्राफ्ट करने पड़ेंगे। क्या उससे कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, बट ठीक है, लिटिल डिफरेंट है। तो मे बी यू कैन जस्ट डू इट आल्सो। जैसे ये 50 हो गया, तो y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर बाय 2
u स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर, और दूसरा हो गया y इक्वल टू माइनस एक्स, तो उसको इक्वेट कर देंगे, यानी इक्वल टू माइनस एक्स, तो x को ऑल थ्रू कैंसिल करेंगे, फिर ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 4/3 माइनस 25 से तो ये खत्म हो जाएगा, 100 तो एक 0 और कैंसिल हो गया, तो 10 है ना, तो 9 to 180 तो यानी माइनस x बाय 180, यानी इस बार x कितना आ गया, -1 -4/3 यानी -7/3, यानी इक्वल टू माइनस ऑफ प्लस ही आ गया, 180 इंटू 7/3 यानी इक्वल टू 420। ठीक है, बल्कि अब तो और अच्छा ही हो गया एक तरीके से, है ना, देखो जरा, यस सर, क्योंकि अब तो सर इसमें तो एग्जैक्ट आ गया, बिल्कुल बिल्कुल एज पे आएगा इस बार। खैर वो तो बाई चांस की बात है ना, क्योंकि अगर हो सकता है मान लो ये 7 ना देके अगर मैं इसको मान लो कोई और नंबर दिया होता, सपोज 13 दिया होता या 11 दिया होता, तब तो ये डिविजिबल नहीं होता, इन दैट केस स्टेप नंबर कुछ बदल जाता है ना, एंड व्हाई नॉट डू इट आल्सो, मान लो मैं वो डेटा चेंज कर देता हूं 11 मीटर ये सब 11 कर देता हूं, तो अब तो स्टेप नंबर अलग हो जाएगा, अब तो एग्जैक्ट नहीं होगा क्योंकि अब 7 से डिविजिबल नहीं है, ये तो चलो बाई चांस 7 से डिविजिबल हो, बट अब हम क्या करेंगे, therefore step number will be again the same, 420 by 11 greatest integer, क्या मैंने 11 का बना, इसलिए इक्वेशन में y इक्वल टू माइनस एक्स में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन अब जो लैंडिंग होगा वो थोड़ा सा प्रोसेस बदल जाएगा, तो +1, now the step number will become equal to 420 by 11 का ग्रेटेस्ट इंटीजर +1, that's it। ठीक है, चेक कर लो, ठीक है, यानी कितना हो गया, 330 90 यानी 8 पॉइंट समथिंग है ना, +1 यानी 39 स्टेप, अभी आ जाएगा 39 स्टेप, अभी लो, सर हम वैसे 1 ऐड क्यों करते हैं? नहीं देखो आंसर आ क्या रहा है, आंसर 11 से डिवाइड करने के बाद आ रहा है, मान लो अब खुद लॉजिकली देखो, अगर मान लो ये सपोज यहाँ पे हिट करता है, वो सपोज x इक्वल टू 6 पे, ये चलो थोड़ा और बढ़ा दो, x इक्वल टू सपोज 16 पे, सपोज थोड़ा सोचो लॉजिकली, अब मैं तुमसे स्टेप नंबर पूछ रहा हूँ, तो एक एक स्टेप जो है 11 मीटर्स वाइड है, तो अगर मैं इसको 16 को 11 से डिवाइड करूँ तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो फ्रैक्शनल स्टेप तो कुछ नहीं होता, स्टेप नंबर तो 1 के बाद सीधा 2, उसके बाद सीधा 3, उसके बाद 4 है, तो 1 पॉइंट समथिंग का मतलब क्या होता है कि एक स्टेप के विड्थ के बराबर जो भी है उसको पार करके थोड़ा आगे गया, लेकिन 2 स्टेप के बराबर तक नहीं जा पाया, तो इसलिए 16 को 11 से डिवाइड करके 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो मैं उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लिया 1 और +1 ऐड कर दिया 2 आगे। अब अगर मान लो x इक्वल टू सपोज आ गया सपोज 30 सपोज, तो इसका मतलब क्या है कि 22 तो पार कर चुका है, तो अगर मैं इसको 11 से डिवाइड कर दो तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन ये पता है मुझे कि थर्ड स्टेप है, तो थर्ड स्टेप तो हम कैसे पहुंचे, है ना, वही सेम प्रोसेस कि 30 को 11 से डिवाइड करो तो 2 पॉइंट समथिंग यानी सेकंड स्टेप +1 स्टेप है, तो थर्ड स्टेप आ गया। Yes, अब sir. एक बार थर्ड स्टेप आ गया तो उसके बाद y कोऑर्डिनेट फिक्स हो जाता है, क्यों, क्योंकि y कोऑर्डिनेट फिर इसका हो जाएगा -33, उससे क्या होता है कि इसका वर्टिकल वेलोसिटी वगैरह सब कुछ मालूम है इनिशियल, और y इक्वल टू -33, उससे क्या होगा टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा, और फिर टाइम ऑफ फ्लाइट को उसके हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से ऐड करो, मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेप, क्योंकि अल्टीमेटली देखो यहाँ पे हिट नहीं कर रहा, यहाँ पे हिट नहीं कर रहा, यहाँ पे हिट नहीं कर रहा, वो हिट कर रहा है यहाँ पे जाकर, हमें इसका कोऑर्डिनेट चाहिए, तो उसके लिए जो y कोऑर्डिनेट है उसको इक्वेट करके टाइम निकालेंगे पर, and once you have got the time I think after that to just you have to multiply it with the horizontal velocity and that will give you the value of the x coordinate, ठीक है, I hope that's okay now, चलो, so that was about your how to find out the staircase। अच्छा ये एक और टाइप की क्वेश्चन में भी बन सकता है, मैं बताता हूँ कैसे, ये तो चलो ये फायदा हो गया लाइन प्लेन की तरफ सॉल्व कर सकते हैं। हाँ बेटे,
सर इंक्लाइंड प्लेन की तरह। एक्चुअली देखा जाए तो हमने इसको इनडायरेक्टली इंक्लाइन प्लेन की ही बना दिया। क्यों? क्योंकि इंक्लाइन प्लेन के लैंडिंग पॉइंट अगर मालूम हो जाए तो वो स्टेयरकेस के कौन सी जगह फिट हो रहा है, दैट इज लाइक लॉजिकल थिंग है नहीं, लाइक नथिंग वेरी डिफिकल्ट है। सर कोऑर्डिनेट वाला एक बार फिर बता दो। हाँ बेटे, कोऑर्डिनेट्स वाला। कोऑर्डिनेट्स वाला हम किसके साथ बताएं? आई थिंक इसके साथ बता देते हैं 39 स्टेप और 11 लेके। तो 11 लेके अगर मैं करता हूं तो देखो 39 स्टेप का मतलब हो गया 39 इंटू 11 माइनस 1, है ना? तो मान लो ऐसे करके जो भी है और ऐसे करके तो ये हो गया सपोज वो 39 स्टेप। तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होना है? 11 11 11 करके माइनस इज इक्वल टू मैंने दिया था 50 और 53 डिग्री इज इक्वल टू u sin थीटा इनटू t माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो u sin थीटा बोलते हैं 40 है इनटू t माइनस हाफ gt स्क्वायर। इसको सॉल्व करके अब हम t निकालेंगे तो आ जाएगा। आई थिंक 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड भी नहीं हो रहा, तो लाइक 5t स्क्वायर माइनस 40t, है ना, माइनस 39 इंटू 11 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करके t का वैल्यू निकालो, ठीक है? इसको सॉल्व करके अब t का वैल्यू निकाल लो। तो वो तो आई थिंक चक्कर क्या होता है ना कि मैंने तो ऐसे ही उठा के कुछ भी वैल्यूज दे दिया तो इसलिए वैल्यूज अच्छे नहीं आते, बट एग्जाम में अच्छे आते हैं, मतलब वो थोड़ा सोच समझ के देते हैं। तो ये t आ गया। वंस यू हैव गॉट t, मैं सिर्फ प्रोसेस ही बता रहा हूँ, तो क्या होगा? x कोऑर्डिनेट अब कंफर्म हो t इनटू इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 30 है ना, 40 तो ये 50 है, x विल बी t इनटू 30। यानी दो चीजें पता चल गया, एक तो ये कि 39 स्टेप पे हिट कर रहा है पिछले वाले डेटा के हिसाब से, तो 39 का स्टेप का जो y कोऑर्डिनेट है उसको यूज करके मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाली और उस टाइम ऑफ फ्लाइट को x वाला वेलोसिटी जो कि इस केस में 30 है उससे क्या होगा? इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट दिया। एक बार प्रोसेस देख लो, इज दैट ओके नाउ? आई थिंक विल दैट हेल्प? यस सर। चल ठीक, राइट। अच्छा, तो यानी स्टेयरकेस वाले क्वेश्चन इस तरीके से होता है। एक और टाइप के स्टेयरकेस में क्वेश्चन होता है, मतलब व्हिच इज नॉट वेरी डिफरेंट एक्चुअली, बट जस्ट दैट देयर इज समथिंग इन दैट आल्सो, तो मे बी जस्ट इसको भी कर लेते हैं। मैं जानबूझ के वही वैल्यूज दे रहा हूं जो कि थोड़ा बहुत देखने में कुछ सिमिलर अच्छा लगे, है ना? ये भी वही 7-7 मीटर पे है, 7-7-7-7-7-7 इस तरीके से, ठीक है? एंड you have to find out which step does it hit. Which step? इस बार मेरे ख्याल से कैलकुलेट कर ही लो और कैलकुलेटर यूज कर लो, कोई बात नहीं, एटलीस्ट थोड़ा सा एक प्रैक्टिस हो जाएगा।
Okay. Shashwat has given the answer of this particular question quickly. I'm waiting for more responses if possible. By the way, इस बार इसको फर्स्ट स्टेप माने, ये फर्स्ट स्टेप है, या एक काम करो इसको फर्स्ट स्टेप मानते हैं, ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है, मतलब ये पूरा फर्स्ट स्टेप है, ये पूरा सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप है, इस तरीके से. Otherwise, step categorization is also important. चलिए एक आंसर आया हुआ है, that is from Shashwat, and that is 9. अच्छा नहीं, अब तो आंसर चेंज कर लिया शायद. 5th from bottom is The what is. 5th वो 9th वाला गलत दे दिया था. हाँ चलो कोई बात नहीं. I'm waiting for a little bit more response on it. बड़े calculations करो, I mean थोड़ा सा. I've already told कि calculator use कर लो because I don't think कि values बहुत अच्छे आ रहे होंगे. So therefore I don't think कि without calculator feasibility हो पाएगा. Okay, Utkarsh has given a little different answer now, and that is 11th step. Okay. चलो, slightly different answer हमें. चलो, never mind. Okay, I think now let me start discussing. इस बार थोड़ा सा एक modicum of difference है. क्या difference है? ना पिछले बार जैसे ही टेक्निक नहीं बदलेगा. We have to again draw a straight line. Like let me draw the straight line. So the straight line will be like this. अच्छा क्योंकि ये 45 डिग्री लाइन पे होगा, 7777 है तो लाइन तो 45 डिग्री पे होगा, तो एक फायदा है. लेकिन ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा, इसका जो y इंटरसेप्ट है वो आएगा 30 - 7 यानी 23 है ना. 7 अगर ये है तो 7 ये भी होगा, तो यानी x एक्सिस को अगर 23 पे कट कर रहा है तो ऑब्वियसली y एक्सिस को भी 23 पे कट करेंगे विद माइनस. यानी इसका इक्वेशन हो गया y = x - 23 है ना. और इसका जो इक्वेशन होगा इस वाले का, ये हो जाएगा y = x tan थीटा माइनस gx² u². आई थिंक थोड़ी देर पहले हमने किया था ना, शायद ये आया x² / 180 है ना. हाँ ये है, ठीक है ना. तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला. अब दोनों को इक्वेट करेंगे, यानी x - 23 = 4/3x - x² / 180. ठीक है ना. तो इसको इधर लेके आता हूं, तो x² / 180, ठीक है, और x - 4/3 है ना. तो यानी -1/3x - 23 = 0. इससे x आ जाएगा -b + -b² - 4a to c. c is like -23, तो ये +23 है ना. और by 2a, तो नहीं by 2 1/2 तो 1/90, यानी इसको ओवरऑल 97 ये x. अब माइनस 1 तो लेंगे नहीं क्योंकि ज्यादा है, लाइक इक्वल टू 1/3. से मल्टीप्लाई कर लो, कैलकुलेटर में डालना भी आसान रहेगा. हाँ चलो वो तो ठीक है. इसका आंसर निकाला क्या x का वैल्यू? 100.9. ये आ जाएगा 1/9, और इसको अगर मैं 2 से करता हूँ है ना, 0.9 आएगा पूरे का. कितना x का वैल्यू?
नहीं, इसका नहीं, पूरे का 100.9 है। हाँ वही मतलब पूरे के बता रहा हूँ मैं 100 पॉइंट बिना 90 मल्टीप्लाई करे वो x की वैल्यू 100.9 है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ करके ना मैं पूरा x से निकाल रहा हूँ सीधा, ये बोल रहा हूँ ना ये 100.9 आ रहा है। तो देखो एक्चुअली ना इंटरप्रिटेशन इज मोर इंपॉर्टेंट, ये वैल्यू तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 100 आए या चाहे 89 आए उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पॉइंट इज इसके बाद क्या, तो लेट्स अज्यूम कि इसका जो कैलकुलेशन है एज यू आर सेइंग कि 100.9 इवन इफ इट इज लिटिल अबव और बिलो डजंट मैटर, मेन थिंग इज अबाउट द अप्रोच कि हम इसको अप्रोच कैसे करेंगे, है ना। सो आई थिंक लेट्स फोकस ऑन दैट। तो इसके बाद वाला जो अप्रोच है वो है कि देखो 100.9 आया, अब देखो उसमें से ऑब्वियसली 30 माइनस करोगे क्योंकि स्टेयरकेस का स्टार्टिंग ही 30 से हो रहा है ना। तो यानी स्टेयरकेस का नंबर क्या होगा 100.9 माइनस 30 अपॉन 7, और क्योंकि इस बार डिविजिबल बाय 7 एग्जैक्टली नहीं होगा तो इसलिए इसमें भी जो है हम लोग +1 करेंगे। अब जैसे मान लो अगर एक्स कोऑर्डिनेट सपोज आता 32, तो एक्स कोऑर्डिनेट 32 का मतलब क्या होता है ना, 32 में से 30 माइनस करोगे तो 2 और 7 से डिवाइड करो तो यू डोंट गेट एनी नंबर, आई मीन लाइक यू डोंट गेट यू नो नंबर क्वोशिएंट मोर देन 1, लेकिन हम फर्स्ट स्टेप तो बोलेंगे ना, जबकि आंसर तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। अच्छा अगर मान लो ये एक्स कोऑर्डिनेट जो है ना सपोज 37 से ज्यादा यानी लेट्स से 38 आ गया सपोज है, तो अगर 38 होता तो 38 माइनस 30 कर दिया तो 8 आया, 8/7 डिवाइड करके तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन 1 पॉइंट समथिंग का मतलब क्या हुआ ना सेकंड स्टेप को, क्योंकि फर्स्ट स्टेप का मतलब होता है 30 से लेके 37, फिर सेकंड स्टेप का मतलब होता है 37 से लेके 44 एंड सो ऑन। तो वो हम कैसे डिसाइड करेंगे स्टेप का नंबर, तो स्टेप का नंबर डिसाइड हो जाएगा इक्वल टू ये जो आया 100.9 माइनस 30/7, उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये जो ब्रैकेट है ये सिंपल डिवीजन नहीं है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर +1। ये इस बार +1 इसलिए जरूरी हो रहा है क्योंकि ये एग्जैक्टली 7 से डिविजिबल नहीं है, बस दैट्स द मेन रीजन। यश हैज आल्सो नाउ गिवन एन आंसर ऑफ 11 हमें, तो आई थिंक 100 मतलब 70 हो गया, तो 70.9/7 तो ये 10 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, और 10 पॉइंट समथिंग मतलब 10 लेंगे और +1 यानी इक्वल टू 11। देखो लेट्स प्रिज्यूम दैट इन द एग्जाम दे विल गिव सम गुड वैल्यूज, अब मैंने 7 दिया है तो वो कुछ ऐसे सोच समझ के देंगे जिससे कि थोड़ा वैल्यूज बेटर आए, बट यू नो व्हाट द अदर क्वेश्चन स्टिल होल्ड्स एंड इज नॉट एज इजी। अगर मैं इस क्वेश्चन में पूछूंगा फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द हिटिंग पॉइंट या लैंडिंग पॉइंट, तो ये क्वेश्चन इतना आसान अभी है नहीं। क्यों? क्योंकि अभी स्टेप नंबर निकला 11 स्टेप, अभी कौन से जगह पे हिट करेंगे ये मुझे नहीं पता, ये एक्चुअली मुझे नहीं पता इस बार, समझो ना। इसलिए क्योंकि अब जरा सोचो इस बार जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है ना वो ज्यादा चैलेंजिंग है, तो आज तो टाइम नहीं है बट वी विल जस्ट हैव अ क्विक डिस्कशन ऑन दिस, दैट इज कि प्रॉब्लम पता क्या है कि पिछले क्वेश्चन में यानी जब हमने ऊपर से फेंका और स्टेयरकेस पे नीचे गया तो एक फायदा हो गया था, पता क्या कि जैसे स्टेप नंबर मिल गया ना तो वाई कोऑर्डिनेट फिक्स हो गया, पर इस बार वो भी फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इस बार जो स्टेप्स है वो ऐसे है, यानी जब प्रोजेक्टाइल आके हिट करेंगे तो वो इस वाले क्वेश्चन पे हिट करेंगे या इस वाले क्वेश्चन पे हिट करेंगे ये तो नहीं पता चला ना, है ना, तो देयरफॉर इट्स स्लाइटली अ प्रॉब्लम है। अब ये चीज कैसे रिजॉल्व करेंगे, देखो अगर मान लो मैं इसको निकालता हूं तो ये जो रिमाइंडर है ना दैट इज आल्सो नाउ दिस टाइम क्रूशियल, इसलिए क्रूशियल है क्योंकि उसको देख के एक अंदाजा लगाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि ये एक्चुअली हमने निकाला एक्स कोऑर्डिनेट इस पॉइंट या इस पॉइंट पर, तो देखो कंफर्म तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन अगर मान लो रिमाइंडर 7 के आसपास है, जैसे 6 आ गया, इसको डिवाइड करके तो रिमाइंडर भी तो आएगा ना इस पार्ट का, तो अगर मान लो रिमाइंडर 6, 5 इस तरीके से आता है तो फिर हम इसको ट्राई करेंगे यहाँ पे हिट कर, जैसे इस केस में रिमाइंडर क्या है ना माइनस करके देखो 0.9 है, इट्स वेरी स्मॉल रिमाइंडर, यानी चांसेस है कि वो यहाँ पे आके हिट करे। इस बार ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना, हमें पता तो है नहीं कि हमें ये वाला कोऑर्डिनेट पे पार्ट ऑफ द स्टेयरकेस पे हिट कराना है
या ये वाला पार्ट ऑफ द स्टेयरकेस पे हिट कराना है. सो द प्रॉब्लम एक्चुअली स्टिल रिमेन्स. ऐसे नहीं कि हमने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है ना. सो देयरफॉर वी विल जस्ट हैव अ स्मॉल डिस्कशन ऑन दिस एस्पेक्ट टुमारो, एंड दैट इज कि वो हिटिंग वाला पॉइंट कौन सा होगा. अनफॉर्चुनेटली ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत पता है क्या होता है कि वैल्यूज अच्छे नहीं आते. बट चलो ठीक है, इट्स नो प्रॉब्लम. आई मीन वी विल हैव अ डिस्कशन बाय टेकिंग द कैलकुलेटर या हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर. आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम दैट आई एम ट्राइंग टू से, कि इस बार हिटिंग पॉइंट निकालना इज स्टिल सम डिस्टेंस अवे. जैसे पिछले बार हिटिंग पॉइंट फटाफट निकल जाता है वंस यू गेट द स्टेप नंबर. इस बार इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा इसके अंदर हमें और वर्कआउट करना पड़ सकता है, ठीक है ना. बट चलो एनीवे, आज तो टाइम खत्म हो गया, तो वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन दिस इन टुमारो सेशन. कल हम लोग इस पे थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे और फिर एक दो चीज और डिस्कस करेंगे. आई थिंक दैट वुड बी मोर लेस एंड ऑफ द प्रोजेक्टाइल और द 2D मोशन. फिर एक और टॉपिक बचता है, दैट इज चेजिंग काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. आफ्टर दैट आई थिंक वी विल एंड द चैप्टर, ठीक है. फिर तो लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे. चलो आज के लिए इतना ही. Thank हैव you, अ गुड डे. sir. हां बेटे. इसमें ना वो वर्टिकल लाइन वाला तो जल्दी जल्दी देख लेंगे ट्रेजेक्टरी से, और हॉरिजॉन्टल लाइन वाला फिर निकाल लेंगे. दोनों हाँ, केस लेके लेकिन अभी कंफर्म नहीं है ना कि उसी पे हिट करेंगे. तो मान लो दोनों तुमने वर्टिकल से पहले ट्राई किया और मान लो नहीं आया, तो तब जाके तुम एक्स वाले पे जाओगे. तो अगर थोड़ा सा अगर पहले पता चल जाए, हल्का सा, देखो कंफर्म तो नहीं पता चलेगा क्योंकि कर्व है. स्ट्रेट लाइन होता तो कंफर्म हो जाता. तो देयरफॉर पता तो एग्जैक्टली नहीं चलेगा, बट अंदर जैसे इस केस में ना थोड़ा सा अंदाजा लग रहा है. पता क्यों? क्योंकि ये जो रिमाइंडर आ रहा है ना 7 से डिवाइड करने के बाद, दैट्स वेरी स्मॉल क्वांटिटी. यानी वो एक्स कोऑर्डिनेट को जस्ट मुश्किल से पार किया. तो मुश्किल से पार किया मतलब क्या है, यहाँ पे कहीं, यानी अब हम इसको लेके करेंगे, यानी वाई कोऑर्डिनेट फिक्स करके फिर हम सॉल्व करेंगे. लेकिन अगर रिमाइंडर ज्यादा आता, दैट मींस व्हाट, इट हैज क्रॉस्ड द स्टेयरकेस टू अ ग्रेट एक्सटेंट, यानी यहाँ पे कहीं पे आके हिट कर. इन दैट केस हम फिर वर्टिकल वॉल को हिट कर रहे हैं, उस तरीके से सोच के क्वेश्चन को सॉल्व करें. मतलब अभी तो आपने कोऑर्डिनेट फिक्स कर दिया ना वाई. हाँ, तो आपने कर दिया. यानी अगर तुमको पता चल जाए कि यहाँ हिट कर रहा है, यहाँ हिट कर रहा है, तो अकॉर्डिंगली एक कोऑर्डिनेट को तुम फिक्स करके सॉल्व कर सकते. बट अभी प्रॉब्लम क्या है, अभी इस वक्त कंफर्म नहीं है, तो दैट इज द प्रॉब्लम. बट चलो कोई बात नहीं, इसको कैसे रिजॉल्व करना है कल इसके ऊपर और थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना. चलो आज के लिए इतना ही. हैव अ गुड डे. बाय बाय.